तो आज हम शुरू कर रहे हैं MIQ केमिकल बॉन्डिंग। पहला क्वेश्चन आ रहा है, गिव एग्जांपल ऑफ टू मॉलिक्यूल्स व्हिच डू नॉट फॉलो लुईस रूल ऑफ ऑक्टेट। अगर हमें दो एग्जांपल देने हैं तो सबसे बेस्ट होता है एग्जांपल देना एक्सपेंडेड ऑक्टेट एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एक्सपेंडेड में आप PCl5 PCl5 SF6 IF7 में से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे PCl5 और इसमें जो दो कॉमन एग्जांपल हैं वो जैसे BCl2 है, AlCl3 है, ये ज़्यादा चलते हैं। बनाओ। तो PCl5 में फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ज़्यादा हो गए ऑक्टेट से। SF6 में सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 ज़्यादा हो गए ऑक्टेट से। IF7 में आयोडीन 7 बॉन्ड बनाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसका मतलब 6 ज़्यादा हो गए ऑक्टेट से। BeCl2 में बेरिलियम जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 कम है ऑक्टेट से। AlCl3 में एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 कम है ऑक्टेट से। अगला है फॉर्मल चार्ज निकालना है सारे ऑक्सीजन एटम का इन ओजोन। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसको दिमाग में रखो, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो 2 ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और एक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो सिंगल बॉन्ड दिखाना है। ये 3 ऑक्सीजन है, इनको नंबर दे देते हैं। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला बोलो। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला बोलो। हाँ, V माइनस हाफ S माइनस L। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पहली ऑक्सीजन में? हर ऑक्सीजन में 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है? तो ये यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो 4 है। इसलिए बिना पढ़े बैठे हुए हो, देखो सब क्लासेस वेस्ट कर रहे हो ना, कोर्स की स्पीड भी खराब कर दी, ना माया मिली ना राम। और 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एज ए लोन पेयर है, मतलब जो बॉन्ड नहीं बना रहे। तो इसका फॉर्मल चार्ज आ गया 0। अब देखो, आपको तो फॉर्मूला भी याद नहीं था, आपको आज पढ़ के आना था। फिर फायदा क्या हुआ, लाइव क्लास ही ले लेते यार, कम से कम मैं आगे तो सिलेबस बढ़ाता। जो सेकेंड ऑक्सीजन है, आप देख सकते हो कि ये
4 और 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसकी शेयरिंग जोन में है, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। कुछ गलती है, ये +1 आ जाएगा। एंड देन वी हैव द थर्ड ऑक्सीजन। ये हमारी थर्ड ऑक्सीजन है, और हर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो शेयरिंग जोन में हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो शेयर नहीं हो रहे हैं। तो ये वाली ऑक्सीजन हमारी न्यूट्रल है, इस पे चार्ज +1 है और इस पे चार्ज -1। उतारो। अगला है ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने अगेन आपसे कहा था, ये पहले से याद होना चाहिए। सारे लुईस डॉट के बारे में मैं यही कहता हूं कि पहले से याद होना चाहिए। उस वक्त अगर आप बनाने बैठे हो तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्पेशल केसेस हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जिसमें इस ऑक्सीजन का भी अट्ठा पूरा हो रहा है और कार्बन का भी अट्ठा पूरा हो रहा है। बनाओ। और तो आपको याद है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन का एनर्जी हिल डायग्राम है। एनर्जी और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के साथ ये बनता है। पॉइंट एक्स क्या बताता है, बताओ, किसी को याद है? बॉन्ड फॉर्मेशन। लिखो जी, देखो, पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। It is the point where orbital overlapping take place. It is the point where orbital overlapping take place. तो हम ये समझाते हैं कि जब 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, आपस में कोई उनका कांटेक्ट नहीं है, तो वो पॉइंट ए है। पॉइंट बी, ये वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड बन जाता है। जितना ये पास आते हैं दोनों हाइड्रोजन एटम, उतनी इनकी एनर्जी घटती जाती है। बी इज द पॉइंट जहां पे ये पास आ रहे हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग।
इससे ज़्यादा अगर ये पास आते हैं, तो अपने आप तो कभी भी नहीं आते हैं, अगर हम प्रेशर लगा के पास लाएं तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और फिर से एनर्जी बढ़ जाएगी। डायग्राम बना लो, डायग्राम वहीं में डायग्राम बना लो, बस ये हाइड्रोजन एटम मार्क कर लो उस डायग्राम में। जब भी कभी बॉन्ड बनेगा तो हीट लॉस होगी, हीट लॉस होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। हाँ, कहाँ पे? पॉइंट ए पे तो दूर है एक दूसरे से, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। पॉइंट बी पे टच करना शुरू हुए, एनर्जी कम हो रही है। पॉइंट सी पे ओवरलैप है। अगला क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ये गलती से यहाँ लगा हुआ है। तो सवाल है डिफाइन लैटिस एनर्जी, और बी पार्ट काट के लिखो। हाउ सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, बी पार्ट काट के नया लिखेंगे। बॉर्न हाइबर साइकिल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, सो नया बी पार्ट लिख लो। हाउ solubility and stability, how solubility and stability of ionic compound is related to lattice energy, is related to lattice energy। तो पहले लिखते हैं लैटिस एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन। आंसर लिखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to break 1 mole of, amount of energy required to break 1 mole of solid ionic compound, to break 1 mole of solid ionic compound into gaseous ions, solid ionic compound into gaseous ions, into gaseous ions। तो NaCl सॉलिड है, मैं इतना हीट करना चाहता हूं कि ना सिर्फ ये आयंस एक दूसरे से अलग हो जाएं बल्कि ये गैस में कन्वर्ट हो जाए। इस दौरान जो भी एनर्जी लगेगी उसको हम लैटिस एनर्जी कह देते हैं। तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आयंस, तो NaCl को हीट करो वो पिघलेगा, और हीट करो वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे आयंस। इस दौरान जो खर्चा आएगा सॉलिड से गैसियस आयंस तक का सफर, लैटिस को तोड़ देना है। लैटिस आयंस का घर, आयनिक कंपाउंड में बहुत सारे आयंस इकट्ठे बैठते हैं, दैट्स कॉल्ड एज लैटिस। सेकेंड पार्ट है सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, कैसे रिलेटेड है टू लैटिस एनर्जी, यहां देखेंगे। तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। NaCl यहां से लिख देते हैं NaOH वर्सेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन पानी में ज्यादा घुलता है? ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी का मतलब वाटर सॉल्युबिलिटी से है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो पानी में ही घुलते हैं। इसका चार्ज +1 है, इसका चार्ज -1 है। लैटिस एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पहला फैक्टर है लैटिस एनर्जी का, वो है चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने में। जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने में उतना डिफिकल्ट होगा इसका घुलना। कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में तभी घुल सकता है जब टूटे। आप कहते हो आयनिक कंपाउंड पानी में घुल गया, इसका मतलब वो टूट गया। और टूटेगा कब? जब लैटिस एनर्जी कम होगी। तो इसलिए कहते हैं लैटिस एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो कौन पानी में ज्यादा घुलेगा? NaOH पानी में ज्यादा घुलेगा। कारण? क्योंकि इसकी
लो लैटिस एनर्जी है, हेंस इट इज मोर सॉल्युबल। देखो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है क्योंकि चार्ज ज्यादा है, मैग्नीशियम का डबल चार्ज है, वो आयंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा जिससे उसका घुलना मुश्किल हो जाएगा, टूटना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में बता दिया गया था कि 1 महीने तक कोई भी लड़का वॉशरूम यूज नहीं करेगा। अभी सस्पेंडेड हो आप लोग सारे वॉशरूम यूज करने से, क्योंकि कोई बच्चा है जो आपके ग्रुप में ही है जो पूरा गंद मचा देता है। मनप्रीत को जाना है वॉशरूम, जाना है जेके को जाना है, कोई जा नहीं पा रहा है, बच्चियां जा नहीं पा रही हैं, ये कंजर बना यहाँ नहीं चलेगा। और अगर यही है तो फिर सारे भुगतो, यही होता है। यही बड़ी मुसीबत होती है कि एक दो गलत कीड़े घुस जाते हैं शूट के अंदर। उससे मुझे पता है बाकी बच्चे सब ईमानदार है, वो भी डैमेज खाते हैं, बट हम कुछ नहीं कर सकते, नथिंग कैन बी डन। चीज नॉनसेंस है, लेकिन यही यही हो आप लोग बेसिकली। आप बहुत बहुत एवरेज परिवारों से बिलोंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कुछ गलतियां पेरेंट्स की भी रही हैं, ऐसा नहीं है पेरेंट्स पूरे दूध से धुले हुए हैं। उनका फर्ज था आपको सिखाना समझाना, उनके बाद भी नहीं समझे तो तुम गधे हो। घर में ये एजुकेशन मिलनी चाहिए खासकर लड़कों को कि कैसे बिहेव करते हैं पब्लिक में, आपकी रिंग टोन क्या होनी चाहिए, आप कैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो, आपका मैनरिज्म क्या होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के साथ कैसे रहना है, तरीके से कैसे इंसानियत से रहना है, गालियां नहीं देनी है, अपना ही तो दिमाग खराब करना है। ये सब बातें घर में डिस्कस होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो ठीक है, उनकी लाइफ है, भुगतना भी उन्हीं को पड़ना है। पेरेंट्स ही अल्टीमेटली भुक्तभोगी होते हैं जब तुम लोग गलत निकलते हो। तो क्या देखो नॉनसेंस ही चीज है, मतलब अब सोचो ये डेस्क पे लिखना कि मुझे कोई नहीं देख रहा, यू क्रिएटिंग रॉन्ग कर्मा। ये सब बातें पेरेंट्स को समझानी चाहिए आपको। आपने किसी की घर किसी का इंस्टीट्यूट खराब थोड़ी करना है आपने। आपको क्या लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा, कर्मा तो क्रिएट हो गया ना। ये इतनी बुद्धि क्यों नहीं समझ में आती है, पेरेंट्स क्यों नहीं समझा पा रहे बच्चों को कि हर चीज कर्मा रिलेटेड है। ये सब घूम कर आता है और 2 गुना 4 गुना वापिस आता है। इन कामों में पड़ना क्यों, सीधा सीधा चलना है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को यही बोला, तुम्हें भी ये बोलता हूँ, सीधा चलने में प्रॉब्लम कैसी है, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम इन गोइंग स्ट्रेट। ये टेढ़ा मेढ़ा बंग करना, झूठ बोलना, चीटिंग करना, डेस्क गंदा करना, वॉशरूम में क्या कर रहा है। ज़ॉम्बी माइंड के अलावा तो कोई और माइंड ये सोच नहीं सकता। इतना वेवड़ होके होता क्या है, फिर कंपार्टमेंट्स आती हैं, फिर वो 84 लाख योनियों में फंसे रहते हो। मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूँ, तभी हम इतना ज्यादा स्टेप ले रहे हैं, सिलेबस स्लो डाउन कर दिया, एक चैप्टर कम हो जाएगा इस चक्कर में हमारा, कि बहुत भारी खतरा मंडरा रहा है आप लोगों पे। आप लोग हमारे अपने 27 सालों में पूरे स्टूडेंट हो एक्चुअली, जहाँ कैलकुलेशन नहीं आती, मेमोरी भी कम लग रही है, आप पे बहुत खतरा है। ये जो कलेक्शन ऑफ बच्चे यहाँ ज्यादा आ गए हैं, शायद आप फर्स्ट टर्म में भी पास नहीं हो पाओगे, तो आपके लिए सेकंड टर्म क्रॉस करना मुश्किल होगा। फर्स्ट टर्म में तो फिर भी वो पेपर दिखा देते हैं, सेकंड टर्म में तो कोई बातचीत ही नहीं है। जो मर्जी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी स्कूल पेपर शो नहीं करता। डी पुष्पांजलि बदनाम है, मदर रिवाइंड, के IIIT, बहुत सारे स्कूल हैं जो बहुत ज़्यादा फेलियर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा 12th का, वो कुछ नहीं और सोच पाते, वो लाले चला रहे हैं स्कूल। उनको लगता है कि कुछ नहीं आगे सोच पाते वो कंपार्टमेंट देंगे देंगे। कुछ आप भी डिजर्व करते हो, ऐसा नहीं कि स्कूल ही गलत है। आप भी बहुत, जब आप फर्स्ट टर्म में खराब कर बैठे हो तो सेकंड टर्म में उनसे उम्मीद मत रखना, क्योंकि उनके लिए तो आप हिट लिस्ट में आ गए कि यार ये बच्चे एज पे हैं। कोई बहुत अच्छा करोगे सेकंड टर्म में तभी वो आपको क्रॉस करेंगे, पास करेंगे, अदरवाइज आपको 11 शायद दोबारा करनी पड़ सकती है। और कम से कम 20-25 बच्चा मुझे इस क्लास में दिखता है नंबरों के बेसिस पे कि गड़बड़ करा हुआ है। तो थोड़ा सा बच के रहो, थोड़ा सा होश में आओ। Solubility inversely proportional to lattice energy. Stability is directly proportional to lattice energy. ये एग्जाम्पल मैं वहां नहीं दे पाया था, अब मैं दे रहा हूं आपको, काफी स्कूलों में ये चलता है। बेरिलियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट कैसे सोचना है। लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज पे और साइज पे। यहां पे चार्ज का फर्क था, हम पहले चार्ज देखते हैं। चार्ज यहां पे सेम है, +2 -2 +2 -2। चार्ज सेम हो जाए तो हम साइज पे आते हैं। साइज को लेकर हमारी नीति क्या थी कि केटायन एनायन का साइज सेम होना चाहिए तो पैकिंग अच्छी होगी।
बेरिलियम अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, ग्रुप 2 के मेंबर बोलेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ग्रुप का पहला मेंबर है, इसका साइज छोटा होगा। सल्फेट बड़े साइज का आयन है, मुझे कैसे पता? 5 एटम से मिलके बना और कैसे पता? और कितना पता लगाएगा? 5 एटम से मिलके कोई चीज बनी है, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, छोटा कैसे हो सकता है वो? बेरियम अपने ग्रुप का आखिरी मेंबर है लगभग, रेडियम हम काउंट नहीं करते। बेरियम का साइज बड़ा है, सल्फेट का तो साइज होता ही बड़ा है, तो यहां पे बेटर साइज कंपैटिबिलिटी है। हम ये नहीं कह रहे कि मां कसम इनका साइज सेम हो गया, हम कह रहे हैं वहां बेटर साइज कंपैटिबिलिटी है। यहां तो हमें पता ही है ये बहुत ही छोटा है, बेरिलियम तो मतलब इनविजिबल ही है ये तो। एक तो कैटायन वैसे ही छोटे होते हैं, ऊपर से पीरियड 2 का मेंबर है, उसमें भी फर्स्ट शेल ही बची, सेकंड उड़ गई। है क्या है ये? कुछ भी नहीं, बिल्कुल चीटी है। तो इनमें साइज डिफरेंस है। अगर साइज डिफरेंस होता है, कैटायन बहुत छोटा हो, एनायन बहुत बड़ा हो, तो क्या होता है? लैटिस एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि पैकिंग ठीक से नहीं हो पाती, आयंस में अट्रैक्शन ठीक से बन नहीं पाती। मैंने कहा था आप घर बना रहे हो, एक ईंट बड़ी एक छोटी, एक ईंट बड़ी एक छोटी, तो पैकिंग ढंग से नहीं हो पाती। लैटिस एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। स्टेबिलिटी है क्या? जितना लैटिस मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए उतने ज्यादा हीट चाहिए होगी। हम स्टेबिलिटी की जो बारे में बात कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है। दोनों को हीट करना शुरू करो, मैं इसको ऐसे बोलता हूं। जैसे प्रहलाद वाज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, होलिका वाज नॉट। प्रहलाद थर्मोडायनेमिकली स्टेबल था, आग में रखा जला नहीं, होलिका जल गई। आप इन दोनों को हीट करना शुरू करो, जो पहले पिघल जाए वो थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल है, जो ज्यादा हीट सहले बिना पिघले वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी से यहां पे मतलब मेल्टिंग पॉइंट से भी आप जोड़ के देख सकते हो, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बता रहे हैं। तो जितना लैटिस मजबूत होगा उतना हाई टेम्परेचर पे वो कंपाउंड टूटेगा, पिघलेगा। इसी चीज को स्टेबिलिटी कहते हैं। इनमें साइज कंपैटिबिलिटी है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। उतारो। बॉर्न हाइपर साइकिल थर्मोडायनेमिक्स में कराएंगे, तब तब डिस्कस कर लेंगे। अगला आ रहा है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एस एंड पीजेड? बोलो।
एस मतलब सिग्मा, एस तो हमेशा सिग्मा ही बना सकता है, एस तो कुछ और बना ही नहीं सकता। अब हम ओवरलैपिंग भी दिखाते हैं। आई एन ए, let's take it as z axis, px and py। तो मान लो आई एन ए जेड एक्सिस है, एक px है और एक py है। कौन सा बॉन्ड? नो बॉन्ड। ओरिएंटेशन मिसमैच है यहां पे। अगर पैरेलल होते दोनों तो पाई बन जाता, दोनों एक्सियल होते तो सिग्मा बन जाता। ना पैरेलल है ना एक्सियल है। 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, 90 डिग्री के एंगल में कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। बेसिकली ये ऐसे आ रहे हैं, एक पी ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल है पी एक्स और पी वाई के अंदर, ऐसे में कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। सो ओरिएंटेशन मिसमैच है। पी वाई एंड पी वाई, तो यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा, सिग्मा बनाएगा तब आई एन ए एक्स एक्सिस चूज हो जाएगी। आई एन ए हमारे घर की चीज है, आई एन ए हमारा रेफरेंस पॉइंट है। एस पी एक्स के साथ भी सिग्मा, एस पी वाई के साथ भी सिग्मा, एस पी जेड के साथ भी सिग्मा। रेफरेंस की बात है कि आप आई एन ए को कहां से देख रहे हो। इतना ज्ञान 11 में आ नहीं पाता, मैं बता देता हूं अभी, लेकिन इतना सीख नहीं पाओगे। उससे सबसे अच्छा सेफ है सोचना, चुप रहो अभी एक मिनट। उससे अच्छा सोचना ये है कि एस फॉर सिग्मा, वो ज्यादा सेफ है, ज्यादा इजी रट्टा है कि ऐसा आ गया तो सिग्मा ही बनाएगा। ये देखो, ये आपका एस ऑर्बिटल है। अब एस, एस की शेप क्या होती है? भ्रम ज्ञान। एस की शेप स्फेरिकल नहीं है। आप किताब में पढ़ो एस की शेप क्या लिखी होती है, लिखा होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये क्यों लिखा होता है? स्फेरिकल नहीं लिखा होता, कहते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। इसका मतलब है ये सभी दिशाओं में बराबर फैला हुआ है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक एक्सिस पे नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एट ऑल द एक्सिस। आप बोलते हो पी एक्स, आपने स्पेसिफाई कर दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स में, पी जेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड में, डी एक्स वाई एक्स और वाई के बीच में। एस में कोई एक्सिस का पॉइंट ही नहीं है। अभी दो एक्सिस दिखा देता हूं। मान लो ये जेड है और ये वाई है। आप कहते हो पी जेड आ रहा है, तो पी जेड और एक्स दे आर गोइंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। आप कहते हो नहीं पी वाई आ रहा है, आ जा। अब ऑटोमेटिकली ये आई एन ए हो गई। तभी मैं कह रहा हूं आई एन ए है क्या? आई एन तो घर की खेती है, हमारी मर्जी। तो ये आपकी न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, देखो दोनों एक लाइन में आ गए, ये भी सिग्मा ही है। अगर आप जेड बनाओगे तो वो भी सिग्मा ही है। इसलिए पढ़ने में, कम पढ़ने में ऐसा लगता है कि पी वाई या पी एक्स क्या करेंगे। पी एक्स, पी वाई, पी जेड में से कोई भी अगर एस के सामने आया, क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी दिशाओं में बराबर फैली है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद देम। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो, बोलो।
कौन सी थ्योरी है? थ्योरी है ही नहीं कोई। अरे एमओडी कहाँ से आ गई यार? हम लोग लगाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो लगाव लिखेगा ना फिर वो, कि किस केस में लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल नॉट पॉसिबल। फिर वो शेल नंबर भी साथ में मेंशन करेगा, वो बोलेगा 2s 2p 2px 2py, वो सब बोलेगा। नेक्स्ट फेमस क्वेश्चन, ऐसे दो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, मैंने अभी ये चूज किया है। AlCl3 में क्लोराइड डाल के AlCl4 बनाना, बट इज द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपको बताया था कि आपको इसमें एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन 2 बार निकालनी पड़ेगी। आप मत लिखो, यहां देखो, एल्यूमिनियम होता है 3s2 3p1, ये ग्राउंड स्टेट है। रूल, जितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं बोलो उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ग्राउंड स्टेट में नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ। कितने क्लोरीन आ रहे हैं ये रेफरेंस के लिए हमारे लिए होते हैं। अगर एग्जाम में कलर्ड पेन अलाउड ना हो तो पेंसिल से कर दो, पेंसिल अलाउड ना हो तो क्रॉस बॉन्ड बना दो, मैं दिखा दूंगा अभी आपको, ताकि ये दिखे कि कौन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के हैं। एल्यूमिनियम ने कौन से ऑर्बिटल यूज करे बॉन्ड बनाने में? एक s और 2p, तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp2। AlCl3 बन चुका है, यहां से हम शुरू करेंगे। AlCl3 बन चुका है। ये मैं आपसे कह रहा था, अगर आपके पास कलर्ड पेन ना हो तो आप क्रॉस भी कर सकते हो, इसे बताने में समझने में आसानी होती है। अब इसके सामने आ गया क्लोराइड। क्लोराइड, क्लोरीन ग्रुप 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोराइड में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। इसमें टेक्निकली 4 लोन पेयर हैं, हमें एक दिखाना है। ये क्लोरीन क्या कर रही है? अपना लोन पेयर शेयर कर रही है विद द एम्प्टी ऑर्बिटल। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एल्यूमिनियम का एम्प्टी ऑर्बिटल, क्लोरीन का लोन पेयर। अगेन इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस दिखा दूंगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले हो गए। ये एक समझाने का मतलब है कि भाई ये वाला ऑर्बिटल भी अब बॉन्ड बनाएगा, तो अब एल्यूमिनियम के कितने ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे? एक s 3p। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो ये पहले sp2 था, अब ये क्या हो गया? sp3। बनाओ। कभी भी नहीं दिखाते बेटे जो आप कह रहे हो, ना हमने कभी दिखाया है, ना उसको दिखाने का कोई लॉजिक है। आप यहाँ पे लिख के करोगे क्या उसका बताओ? आप लिखोगे यहाँ पे 3s2 3px2 3py2 3pz1, फिर आगे फिर आप यही कहोगे ना क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। दिस इज नॉट ऑर्बिटल पिक्चर। तो मिक्स कर रहे हो इसको हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल पिक्चर से। जहां ऑर्बिटल पिक्चर आती है वहां मुझे क्लोराइड का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, तभी मैं ओवरलैपिंग दिखा पाऊंगा। यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, यहाँ तो सिंपल गिनती चल रही है। यहाँ भी हमने गिनती ही तो करी है, दिस इज ऑल काउंटिंग। तो कोई लॉजिक ही नहीं है कॉन्फ़िगरेशन दिखाने का क्लोराइड का।
कुछ खा के लियो। तीन क्वेश्चन आ रहे हैं आयनिक कंपाउंड पे। पहला है टू मेन कंडीशंस टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। नंबर वन लिखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल should be as low as possible. Ionization enthalpy of metal should be as low as possible so that it can lose electron easily. So that it can lose electron easily. For example, sodium, potassium. आयनिक कंपाउंड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बन सकता है। मेटल कैसा हो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, उसका जो मापदंड है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। पूरी प्रोडक्ट टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी की है तो ग्रुप 1 की है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम, सीजियम सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनाते हैं बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल इज मोस्ट नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल शुड बी मोस्ट नेगेटिव। जितना ज्यादा नेगेटिव हो सके उतना अच्छा। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन एंड क्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी की है तो वो फ्लोरीन और क्लोरीन की है। सो ये कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सबसे आसानी से आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। कोई थर्ड कंडीशन बोलेगा तो क्या लिख कर आना है, हाई लैटिस एनर्जी की, जो लैटिस बने, क्योंकि आयंस जो हैं ये घर बसाएंगे तो घर मजबूत बनना चाहिए। वो थर्ड कंडीशन है बट उसको हम लेस प्रायोरिटी में रखते हैं। वाई NaCl सॉलिड इज बैड कंडक्टर, NaCl एक्वस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली वहीं पास हो सकती है जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयंस हो। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते बल्कि आयंस होते हैं। NaCl सॉलिड की दिक्कत, आयंस आर टाइटली पैक्ड, दे कांट मूव। लिखो जी, in NaCl solid ions are tightly packed. In NaCl solid ions are tightly packed, cannot move freely, भाग नहीं सकते, cannot move freely, hence bad conductor. Hence bad conductor. Whereas in NaCl aqueous, नमक को पानी में डालते हैं तो आयंस अलग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। Whereas in NaCl aqueous, ions are free to move. In NaCl aqueous, ions are free to move. Hence conduct electricity. लिथियम आयोडाइड इज सॉल्युबल इन इथेनॉल। ज्ञान नहीं घुलना चाहिए था, नहीं घुलना चाहिए था। लिखो, इथेनॉल इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसमें नहीं घुलना चाहिए था इसको। इथेनॉल इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, whereas lithium iodide is ionic. Whereas lithium iodide is ionic. इसको नहीं घुलना चाहिए था, इनका नेचर मैच नहीं करती। Lithium iodide is ionic, but
ड्यू टू हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन, sorry, but due to high polarizing power of lithium ion, but due to high polarizing power, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, but due to high polarizing power of lithium ion and high polarizability of iodide and high polarizability of iodide, it develop covalent character, it develop covalent character, ब्रैकेट में फजांस, 5 वर्ड एग्जाम में देके आने होते हैं। इट डेवलप कोवलेंट करेक्टर, ब्रैकेट में लिखो फजांस, ब्रैकेट बंद, hence get dissolved in ethanol, hence get dissolved in ethanol। तो लिथियम का साइज है छोटा, आयोडाइड का साइज है बड़ा। लिथियम की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, आयोडाइड अपने इलेक्ट्रॉन खींचने देता है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आयोडाइड की तरफ होनी चाहिए थी वो खींच के सेंटर में आ जाएगी। कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर पैदा हो जाएगा, इसीलिए वो फिर वो कोवलेंट सॉल्वेंट्स में घुल जाएगा। रेजोनेंस ऑफ कार्बोनेट, रेजोनेंस में बस यही ध्यान रखना है कि लोन पेयर जरूर दिखाने हैं, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। स्कूल के एग्जाम आने वाले हैं, अब स्कूल टीचर ने जैसे आंसर लिखवाए हैं उन पे भी नजर रखो। बाद में हाय तौबा मचाने से अच्छा है आज उसके नोट्स याद करो। केमिस्ट्री तो उसने चेंज करी नहीं ना, वो बदल पाएगी, लेकिन हर एक का अपना काम करने का तरीका होता है। जैसे वो आंसर लिखवाती है, जैसे पढ़ाया जाता है स्कूलों में, वैसे लिखने की एग्जाम में कोशिश करो। हर हाल में स्कूल में 40 प्लस रहना है 70 में से, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा फाइनल एग्जाम में, वो पास नहीं करेंगे। वो जितना भी समय खराब करते हो ये सोचा करो। अभी पीछे 3 छुट्टियां मिली, मुझे लग नहीं रहा आज आप पढ़कर भी आए हो। वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली, क्योंकि मैं अपने सिलेबस की स्पीड खराब कर रहा हूँ। मुझे कोई खास पैशन दिख नहीं रहा आप लोगों में आज। वो बेस्ट टाइम था, 3 दिन बैठ के पढ़ना था, बिल्कुल घर से बाहर निकलना ही नहीं था। पतंग वतंग तो बिल्कुल ही नॉनसेंस था, वो सब सुसाइडल चीजें। तभी मैं कह रहा हूँ कितनी तेजी से आप खाई की तरफ बढ़ रहे हो। यहां से हमें दिख रहा है, पता नहीं आपको आपके पेरेंट्स को क्यों नहीं दिखता। बाद में सब हाय तौबा करते हैं। कोई इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई खुद से आती है। पढ़ाई सिर्फ प्रभु दे सकता है, उसके लिए तप लगता है, त्याग लगता है, सेक्रीफाइसेस हैं, सबने करे हैं, इसमें नई बातें क्या है, सब कर रहे हैं। जितने टॉपर हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। एक बार होता है 20-25 साल के हो जाते हैं, कुछ अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, फिर लाइफ ऑटो मोड पे आ जाती है। साइंस स्टूडेंट के ये 2 साल के स्ट्रगल होते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आप किस कैटेगरी में आगे जाओगे। सोचना चाहिए, जो भी दिन खराब करते हो, जो भी समय खराब करते हो, सबके दुगने तिगने लगान देने पड़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी, गिव एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग पोलर बॉन्ड। सबसे आसान सबसे सुंदर एग्जांपल होता है हमारा BeCl2। लीनियर शेप है इसकी, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब 2 अलग एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं, इसे पोलर बॉन्ड कहते हैं। एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड 2 ऐसे एलिमेंट के बीच में बनाओ जिनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हो, तो यहां पे 2 पोलर बॉन्ड है। डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों बॉन्ड्स की अपनी डायपोल मूवमेंट होगी और वो सेम होगी। अगर ये 5 डिबाई है तो ये भी 5 डिबाई होगी, दोनों सेम डायपोल 180 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं, नेट डायपोल मूवमेंट 0 आ जाएगी। ऐसा कंपाउंड जिसकी नेट डायपोल मूवमेंट 0 हो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर बॉन्ड
but a non-polar molecule तभी एमआईक्यू को सही तरीके से देखना जरूरी है। हालांकि हम इस साल अपडेट करेंगे एमआईक्यू, आपको पहले देनी पड़ गई है आपके हालात देख के। इसको हमने और वॉल्यूमिनस बनाना है, थोड़े क्वेश्चन बढ़ाने हैं इसमें अगले साल। मुझे नवंबर में दिसंबर में मौका लगेगा तो दोबारा कराएंगे आपको एमआईक्यू, अपग्रेडेड वर्जन भी करा देंगे। जितनी बार हाथ से लिखो उतना कम है, क्योंकि और अभी 15-15 क्वेश्चन और ऐड होने चाहिए इसमें, ताकि फुल रेंज कवर हो जाए क्वेश्चनों की। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसकी नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। पोलर बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स के बीच में बना है। फेमस क्वेश्चन NF3 NH3। सो NH3 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, पिरामिडल शेप है। NF3 की भी सेम शेप है। सारा खेल वेक्टर्स का है। लोन पेयर की भी डायपोल मोमेंट होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ऑब्वियसली नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम इसको ऐसे ही व्यू करते हैं कि सभी डाइपोल ऐड हो रहे हैं। सो नेट डाइपोल मोमेंट इज वेरी हाई ड्यू टू एडिशन इफेक्ट। फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पेयर के कारण जो मूवमेंट है वो अपवर्ड है, लेकिन फ्लोरीन के कारण जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है। तो हम कहते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन है। जीरो वर्ड तो हम यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कैंसिलेशन इफेक्ट है। नेट डायपोल मूवमेंट कम हो जाएगी, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है। जीरो बहुत एग्रेसिव वर्ड है। जीरो तब हो सकता है जब आपको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता हो, और ये सोचना बहुत मुश्किल है कि 3 फ्लोरीन की वही डायपोल मूवमेंट होगी जो एक लोन पेयर की होगी। हु विल इमेजिन दिस? इट्स नॉट पॉसिबल। फ्राइडे का जो टेस्ट होगा वो सारा इसी से बनेगा। पिछला टेस्ट काफी बच्चों ने मिस किया है, अनएक्सेप्टेबल है। आपके स्कूल में क्या चल रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 90 पेज अगर आप नहीं कर पाओगे, मैं पहले भी कहता हूँ ये नालायक बच्चों के सारे सिम्टम होते हैं, वो ना चूहों की तरह भागने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। ये सब रीजंस हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। या तो आप बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हो, जो बच्चे फिटजी जा रहे हैं, VMC जा रहे हैं, या तो उनके साथ बैठो जो बच्चे काबिल हैं, देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम लोग आपको इंस्पायर्ड करने में नाकामयाब हो रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है ये ओवर डिमांडिंग है। हम कुछ डिमांडिंग नहीं है, आप पढ़ते ही नहीं हो, आपको आइडिया नहीं है कि बाकी बेचारे बच्चे क्या कर रहे हैं। जेई एडवांस में 16 चैप्टर फालतू आने हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। 6 चैप्टर 12th 11th के हैं, 6 चैप्टर 12th के, 12 चैप्टर तो केमिस्ट्री के फालतू आने हैं। जो सिलेबस डिलीट हो चुका है जेई एडवांस के बच्चे वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में है, सरकार है हमारी। जेई मेन में तो सिलेबस अभी काफी कम हो गया, जेई एडवांस में कुछ भी नहीं कटा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल, गैसियस स्टेट, ये 11th में हुआ करता था, उनको पढ़ना है। 12th में पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक, ये सारा का सारा सिलेबस से कट चुका है जेई मेन के लिए। लेकिन जेई एडवांस में आता है वो भी कर रहे हैं। बीएससी की बुक्स पढ़ते हैं वो बच्चे, कुछ होश नहीं वो कब सोते हैं वो कब जागते हैं। ऐसे लोगों की संगति में तो बैठो। दैट इज कॉल्ड सत्संग, सिटिंग विद दोज पीपल हु आर एनलाइटमेंट, जिनको मिल चुकी है।
आपको अपने से ही लगेगा कि यार हम क्या बेवकूफ वाली बातें करते हैं, हमारा डॉक्स आ रहा है, हमारे सिलेबस में ये आ रहा है। अरे क्या वो है तो सिलेबस में ही, अब देख ले, पहले देख ले। उनका सोच, वो जो 16-16 चैप्टर फालतू कर रहे हैं, फिजिक्स के 4-5 चैप्टर कट चुके हैं, जे एडवांस में आते हैं, मैथ्स में काफी सारे टॉपिक कट चुके हैं, जे एडवांस में आते हैं। अपनी उम्र के ही बच्चे हैं ना, तुम्हारी उम्र के, अपना पीयर ग्रुप ही तो है तुम्हारा, सेम एज है, सारे चैलेंजेस उनके भी सेम ही हैं। अब तो नॉन अटेंडिंग भी खत्म होते जा रहे हैं, वो भी स्कूल जा रहे हैं। स्कूल सपोर्ट कर रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं अदरवाइज स्ट्रगल कर रहे हैं। वहां पे अलग चल रहा है, जेएसआर में अलग चल रहा है, स्कूल में अलग चल रहा है, बट वो सर्वाइव करते हैं। किस मिट्टी के बने हैं, उनके साथ बैठ के देखो क्या खाते हैं, मतलब क्या लोमड़ी का दूध पीते हैं, माँ बाप ने कोई गाय अलग से बांध के रखी है उनके लिए। उनके दिमाग में ऐसा क्या चीज है कि वो 15 अगस्त से पतंग नहीं उड़ाते, छुट्टियों में घूमने नहीं जाते? उन्हें कौन सी चीज इंस्पायर कर रही है, उन्हें क्या दिख रहा है जिसको देखकर उनको सब कुछ आगे फीका लग रहा है? उसको देखकर उन्हें सब कुछ ही फीका फीका लग रहा है। वो क्या चीज होगी, वो चीज क्या उन्हें इंस्पायर कर रही है, क्या करना चाह रहे हैं? तो सोचो, ढंग के लोगों के साथ बैठो। नेक्स्ट, बस पेपर पे क्वेश्चन, गिव एग्जांपल ऑफ AB4E2 मॉलिक्यूल। क्या थी कहानी? A इज होस्ट, B इज गेस्ट, एंड E2 व्हाट इज E? E इज लोन पेयर। अच्छा, गेस्ट और लोन पेयर को ऐड करोगे तो वो H की वैल्यू होती है, इसकी H की वैल्यू 6 है। H की वैल्यू 6 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2, ढांचा हो गया ऑक्टाहेड्रल, ढांचा ऑक्टाहेड्रल विद 2 लोन पेयर। तो फिर वो सारे रिवाइज करने पड़ते हैं, मन को रिवाइंड करना पड़ता है, क्या क्या सीखा हुआ है। SF4 5, XeF4, जिनॉन ग्रुप 18, 4 में मान मोनोवलेंट, H की वैल्यू 6, sp3d2 का ढांचा ऑक्टाहेड्रल, 6 मेहमानों के बैठने की सीट है। मेहमान मेहमान 4 आए हैं, लोन पे लगेंगे एट एक्सियल, इक्वेटोरियल, XeF4, स्फीयर प्लानर शेप, ऑक्टाहेड्रल ढांचे में लोन पे रखे जाते हैं एट इक्वेटोरियल, एट एक्सियल, ऊपर और नीचे। sp3d में इक्वेटोरियल, sp3d3 में इक्वेटोरियल। तभी कहते हैं एक चीज याद करो, मैं तो कहता हूं सिर्फ ये याद करो, sp3d2 में एक्सियल, बस मिनिमम चीजें याद करनी होती हैं। जो भी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, जहां पे लगता है कि मैं उल्टा ही बोल दूंगा, तो sp3d, sp3d2, sp3d3, जस्ट रिमेंबर sp3d2। और फिर ये बाय डिफॉल्ट हो गया कि sp3d और d3 में इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पे रखे जाते हैं। हमसे एग्जांपल मांगा था, बट मैंने फुल डेरिवेशन दी है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। नेक्स्ट, ड्रॉ द शेप ऑफ SF4 एंड ClF3। फेमस शेप मानी जाती हैं ये दोनों। सल्फर ग्रुप 16, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 मेहमान मोनोवेलेंट, H की वैल्यू 5, 5 का मतलब sp3d का ढांचा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लोन पेयर अगर आए तो रखेंगे एट इक्वेटोरियल। 5 मेहमानों की बैठने की सीट है, मेहमान 4 आए हैं, एक लग जाएगा लोन पेयर। किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख सकते हैं, जहां मैंने रखा है वहां रखोगे तो शेप पकड़ने में आसानी होगी। सीसॉ या पाई, सीसॉ ज्यादा फेमस है वर्ड। क्लोरीन ग्रुप 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 मेहमान मोनोवेलेंट, H की वैल्यू 5, sp3d का ढांचा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लोन पेयर अगर आए तो रखेंगे इक्वेटोरियल। 5 मेहमानों की बैठने की सीट है, मेहमान 3 आए हैं, 2 आ जाएंगे लोन पेयर। कहीं भी रख सकते हैं इक्वेटोरियल में, जहां मैंने रखा है वहां रखोगे तो विजुलाइज करने में आसानी होगी। टी शेप।
फ्राइडे का जो भी टेस्ट है वो सारे क्वेश्चन इसी से लिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है। MIQ की बुकलेट से ही पेपर आएगा। कंपल्सरी टू गिव है, कोई बच्चा किसी हाल में छुट्टी नहीं करेगा। जिसके नंबर कम आते हैं वो सेकंड सेट भी देगा। आपका टेस्ट खराब हो जाए, आप सेकंड सेट भी दो, अगले दिन आके 2 दिन बाद आके मनप्रीत से कोऑर्डिनेट करके। पीछे मत हटो इसमें, क्योंकि स्कूल चाहे कोई भी हो, 4 चैप्टर तो ये सबके ही आ रहे हैं। 5th चैप्टर में वेरिएशन है, किसी का थर्मो है, किसी का रेडॉक्स है, किसी का कुछ और है। थर्मो हो जाएगा, 10 सितंबर तक कोशिश रहेगी। एक्स्ट्रा क्लासेस लेके करें, जो भी करें, अब जो समय खराब कर रहे हैं तो सब एक्स्ट्रा क्लासेस से रिकवर करेंगे। थर्मो हो जाएगा, रेडॉक्स नहीं हो पाएगा या कुछ और नहीं हो पाएगा, उसका एक्सेस पहले से ही लेके रखो। डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, लाइन ही खींच लो बीच में। सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट पॉइंट फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फर्स्ट पॉइंट है सिग्मा में, फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पाई कैसे बनता है बोलो, लिखो जी। पाई में फर्स्ट पॉइंट फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन टू न्यूक्लियस। सिग्मा में सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑन INA, on internuclear axis। सेकेंड पॉइंट लिखो उसमें, पाई बॉन्ड में सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो प्लेन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो प्लेन ऑफ INA, प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे होती है। एक नंबर का आया तो ये 2 काफी होते हैं। 3 नंबर का एक आधा पॉइंट और लिखना हो तो एस हमेशा सिग्मा बनाता है, पी पाई बनाता है। या चलो एक पॉइंट और लिख देता हूँ, थर्ड पॉइंट लिखो। ड्यू टू, सिग्मा में लिख रहे हो आप, सिग्मा में थर्ड पॉइंट, ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग sigma bond is stronger, due to greater extent of overlapping sigma bond is stronger। पाई बॉन्ड में लिखो, ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड में लिखो ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड इज वीकर। बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस, लाइन खींच लो। फर्स्ट पॉइंट, बॉन्डिंग में फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस of two atomic, formed by constructive interference of two atomic wave function। psi BMO, psi 1 plus psi 2। फर्स्ट पॉइंट है एंटी बॉन्डिंग में क्या लिखना है बोलो, फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू एटॉमिक वेव फंक्शन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू एटॉमिक वेव फंक्शन।
सेकेंड पॉइंट, बॉन्डिंग में सेकेंड पॉइंट, इट हैज लो एनर्जी हेंस मोर स्टेबल. It has low energy, hence more stable. ABMO में it has high energy, hence less stable. It has high energy, hence less stable. डिफरेंस और भी दिए जा सकते हैं, बट दो काफी होते हैं. नेक्स्ट, ड्रॉ हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2H2 इथाइन. तो ये आपका रोल मॉडल है, आपको पता है ऐसा इथाइन होती है. 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है. बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पे वो पीक आती है जहां पे हम बिना कुछ हिंड्रेंस के बहुत आराम से इसको ड्रॉ कर लेते हैं. इसके लिए काफी सारी एफर्ट लगती है. ये है सारे सिग्मा बॉन्ड. बनाओ यहां तक. ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं. ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं कार्बन कार्बन के. पहला सिग्मा बॉन्ड बन चुका है. हाइड्रोजन आएगा, एस ऑर्बिटल लेकर आएगा और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो ये टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड यहां दिखाए गए हैं. हरे वाले हाइड्रोजन के साथ हैं, येलो वाले 2 कार्बन के आपस में. अगेन दिख रहा है अभी आपने बहुत कम प्रैक्टिस करी है. आप इसको बहुत छोटा नहीं बना सकते. अगर आप छोटा बनाओगे तो पाई बॉन्ड का बैंड भूल जाएगा. तभी कहा था आपको 10-10 बार डायग्राम बना के देखो. अभी भी वक्त है, पेपर फ्राइडे को है. आप इस टेस्ट के बारे में मत सोचो. आपके स्कूल के एग्जाम फंसे हुए हैं. यही 4 चैप्टर आपको पास भी करा सकते हैं, आपको 40 भी क्रॉस करा सकते हैं. थर्मोडायनेमिक पूरा छोड़ भी जाओगे तो भी 40 क्रॉस कर सकते हो. खूब सारे डायग्राम बना के देखने पड़ेंगे. हाथ बिठाने में टाइम लगता है, 5 बार 10 बार बनाना पड़ता है. पहला पाई बॉन्ड, पी वाई में पाई बॉन्ड. इसलिए अगर आप इसमें बहुत डायग्राम छोटा बनाओगे तो पाई बॉन्ड फंस जाएंगे. इसलिए हल्का एक्सपेंडेड दिखाना चाहिए. ये सेकंड पाई बॉन्ड है. बी पार्ट है, वाई इन PCl5 ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल. PCl5 की शेप होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं. 3 प्लेन में होते हैं इक्वेटोरियल, 2 परपेंडिकुलर होते हैं एक्सियल. एक्सियल लंबे होते हैं. लिखो जी, 6 एक्सियल इलेक्ट्रॉन्स रिपेल 6 axial electrons repel 6 axial electrons repel 2 electrons 2 electrons present above and below 2 electrons present above and below
टू इक्विटोरियल इलेक्ट्रॉन्स कर लो, टू इलेक्ट्रॉन्स जहाँ लिखा है वहां पे इक्वी ऐड कर लो, टू इक्विटोरियल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, सॉरी टू एक्सियल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, दोबारा लिखवाते हैं, सिक्स क्या लिखा था आपने, सिक्स इक्विटोरियल था, सिक्स इक्विटोरियल इलेक्ट्रॉन्स रिपेल, सिक्स इक्विटोरियल इलेक्ट्रॉन्स रिपेल, टू एक्सियल इलेक्ट्रॉन्स repel two axial electrons present above and below plane, present above and below plane, due to which axial bonds get elongated, due to which axial bonds get elongated, बनाओ, तीन इक्विटोरियल बॉन्ड है, मतलब 6 इक्विटोरियल इलेक्ट्रॉन्स हैं, एवरी बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक्सियल बॉन्ड प्लेन के ऊपर है और एक नीचे है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्लेन के ऊपर है और 2 इलेक्ट्रॉन प्लेन के नीचे हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर और नीचे हैं उन्हें रिपेल करते हैं, जिससे ये बॉन्ड इलांगेट, लंबा हो जाता है। 12th आ रहा है, विच इज मोर स्टेबल H2 प्लस या H2 माइनस, एक्सप्लेन यूजिंग MOT। H2 प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक है, एंटी बॉन्डिंग है नहीं, बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, वो सेम है। सो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, दैट इज कंसीडर टू बी मोर स्टेबल। इन केस ऑफ टाई, वैसे रूल है स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि यहां पे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया है, तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे, एंटी बॉन्डिंग आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी स्टेबिलिटी खराब करते हैं। तो पहले केस में कोई भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरे केस में एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए H2 प्लस ज्यादा स्टेबल है। बी पार्ट, वाई He2 डू नॉट एग्जिस्ट। देखो, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 0, हैंस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 0, hence molecule does not exist। इसका डायग्राम बना लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी एक। दो हीलियम एटम आ रहे हैं, दोनों अपने साथ 1s2 ला रहे हैं, इनमें लगा हुआ दो नए ऑर्बिटल तैयार हुए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 4 इलेक्ट्रॉन आए थे, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब दोनों एटम में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता।
N2 is diamagnetic, O2 is paramagnetic. Explain using MOC. सो नाइट्रोजन 1 से 7 कैटेगरी में आता है। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। इसका एमओसी है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। पाई 2p x पहले आता है, फिर पाई 2p y आता है, फिर सिग्मा 2p z आता है। ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसमें सिग्मा 2pz पहले आता है, फिर पाई 2px और पाई 2py आते हैं, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। 16 इलेक्ट्रॉन थे, 14 बांट दिए, 2 रह गए। हुंड रूल लगेगा, पेयरिंग नहीं करानी। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py डीजनरेट ऑर्बिटल है, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल है, पेयरिंग नहीं करवानी। अलग अलग बांटेंगे, 2 अनपेयर्ड आ जाएंगे। ये पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेट से प्यार करता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। बी पार्ट है, वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल एंड वाटर इनसॉल्युबल। तो ये 2 भाई हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो के बारे में सवाल है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो इंट्रा बनाते हैं फिर वो किसी और के साथ कोई भी अट्रैक्शन नहीं बनाते। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के सामने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आ जाएगा, उसके साथ भी कोई दोस्ती नहीं, कोई बातचीत नहीं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के सामने पानी आ जाएगा, उससे भी कोई बातचीत नहीं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल किसी के साथ भी किसी प्रकार की कोई अट्रैक्शन नहीं बनाता। जो अपने में मगन है वो दूसरों में ध्यान नहीं लगाते। आंसर लिखो। ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग in orthonitrophenol, it do not form any attraction with other molecules. It do not form any attraction with other molecules. It do not form any attraction with other molecules. Hence it has low boiling point,
hence it has low boiling point and water insoluble. Hence it has low boiling point and water insoluble. बनाओ। इसके सामने ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसके साथ भी अट्रैक्शन नहीं बनाता। इसके सामने पानी आ जाएगा, ये पानी के साथ भी अट्रैक्शन नहीं बनाता। जो इंट्रा बनाते हैं फिर वो किसी के साथ भी अट्रैक्शन नहीं बनाते। बॉइलिंग पॉइंट के लिए जरूरी था कि दो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल आपस में अट्रैक्शन फॉर्म करें, वो भी नहीं हुई। पानी में घुलने के लिए जरूरी था कि ये पानी के साथ दोस्ती करे, हाथ मिलाए, वो भी नहीं किया इसने। तो इसलिए ये क्वेश्चन आए तो ये इंट्रा वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट पानी का H2S से ज्यादा क्यों है? सो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। पानी में कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखो जी, वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय intermolecular hydrogen bonding. Water molecules are held by intermolecular hydrogen bonding. Are held by intermolecular hydrogen bonding. Hence shows higher boiling point. Hence shows higher boiling point. लास्ट क्वेश्चन है बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई सेम क्यों है? सेम क्यों नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि कुछ बॉन्ड डबल है और कुछ बॉन्ड सिंगल है। सिंगल बॉन्ड लंबाई में बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, लेकिन इसमें सारे बॉन्ड बराबर हैं ड्यू टू, लिखो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस all carbon carbon bond become equal. Due to resonance all carbon carbon bond become equal in length. जो बॉन्ड अभी डबल है अगले स्ट्रक्चर में वो सिंगल है। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर हर बॉन्ड का 1.5 है। ये अभी डबल है, फिर यही बॉन्ड सिंगल हो गया, ये अभी सिंगल है, फिर ये डबल हो गया। तो रेजोनेंस इज मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, और रेजोनेंस का पहला प्रभाव यही आता है कि बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है। इतना काफी है। अगली क्लास में आपको एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट यहां पे करने के लिए दिया जाएगा इन्हीं 4 चैप्टरों का। उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे जो आपको यहां बैठ के करने होंगे। उसी असाइनमेंट के दौरान 2-2, 4-4 बच्चे करके बाहर बुलाए जाएंगे। हर बच्चे से मैं 2 मिनट 3 मिनट बात करूंगा कि भाई क्या कर रहे हो, आगे क्या करना चाहते हो, कोई काउंसलिंग अगर मन में है तो वो सब सवाल लेकर आना। जेई करना है, नीट करना है, क्या करना है, किसके लिए कि कैसे तैयारी करनी है, स्कूलों में अभी क्या एग्जाम हो रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप बाकी बच्चे यहाँ वो टेस्ट करते रहेंगे। टेस्ट नहीं है, वो सेल्फ असाइनमेंट है, उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, हम नहीं चेक करेंगे उसको, आपके लिए छोड़ेंगे। तो आपका समय भी खराब नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टेस्ट का भी एक आपके सामने एक प्रैक्टिस हो जाएगी। 60 क्वेश्चन का असाइनमेंट तैयार किया मैंने, 15 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, दैट विल बी गिवन टू एवरी स्टूडेंट। बाकी 4:45 से 7 तक का टाइम रखा है ताकि सबसे बातचीत हो सके। जिसका भी काउंसलिंग होती जाएगी, असाइनमेंट सबमिट करना है आपको हमें। असाइनमेंट ये नहीं अपने मर्जी तुक्के मार दिए, वो हम चेक करेंगे, बड़ा हम इवेल्युएट नहीं कर रहे। सो आपको उसे करना है, उसके आंसर भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो जब तक बाकी बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं तब तक अपना पेपर आप करते रहोगे। दिस इज द प्रोसेस। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं आपके लिए भी कंपलसरी होगा आना। टाइम लिमिट बढ़ा दी है, 4:45 से 7 के बीच में कभी भी आ सकते हो, ये आप मिस नहीं करना आप लोगों को।